सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों। 12th स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, क्यों उसके बारे में हमको पढ़ना होता है, और साथ साथ हमने डाइपोल मोमेंट के बारे में भी डिस्कशन किया था, राइट। अच्छा, आज इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करनी है, राइट। पिछले वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि देखो जैसे डाइपोल जब बनता है तो डाइपोल के पास में, ठीक है, डाइपोल याद हो तो एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू चार्ज, सेम चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के, इनके पास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, लेकिन हम बहुत दूर जब इनसे जाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो मिलती है, राइट। तो इसके आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू तो होती है, ये हमने डिस्कस किया था, राइट। जिसने नहीं देखा वो वीडियो जाके देख लो पहले, ठीक है। अच्छा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, इस जगह पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां होगा, अलग अलग जगह पर उसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, राइट। तो वही चीज आज डिस्कस करनी है। आज के टॉपिक में हम एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। एक्सिस मतलब क्या हुआ कि देखो जैसे कि ये मेरा डाइपोल बनाता हूं मैं, यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज, ये रीजन, ठीक है, इधर वाला ये पूरा रीजन या इस तरफ पूरा रीजन, ठीक है, ये इसका एक्सिस का रीजन कहलाएगा, ठीक है। ये जो लाइन मैंने पीछे बनाई है ये इसके एक्सिस ही है। वाकई में अगर देखो एक्चुअली में तो क्या होता है, ये दो चार्जेस होते हैं, ठीक है, इनकी जो कोई लाइन थोड़ी ना होती है, ऐसी कोई लाइन थोड़ी इन दोनों को जोड़ रही होती है, नहीं, ये तो हम अपनी तरफ से बनाते हैं, ठीक है। कोई भी दो चार्जेस ऐसे हवा में हैं, एक दूसरे कुछ दूरी पर हैं, तो ये डाइपोल हैं, ठीक है। ऐसा कोई इसके अंदर कनेक्शन नहीं देना है हमको, ठीक है। दो चार्जेस के बीच में कुछ गैप है, वो दोनों डाइपोल हो गए, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, दोनों के बीच कुछ गैप है, डाइपोल हो गए, ठीक है। तो ये जो लाइन मैंने बनाया, ये क्या बनाया, मैंने एक्सिस ही बनाया। इसके पहले भी जितनी बार मैंने डायग्राम वगैरह बनाया था पिछले वीडियो में भी, वो हमने एक एक्सिस ही ड्रॉ किया था, राइट। तो ये पूरा रीजन इसका एक्सिस है, ये पूरा रीजन भी इसका एक्सिस है, और ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, ये इसका इक्वेटोरियल रीजन यानी कि इक्वेटर का रीजन कहलाता है, ये ऊपर और ये नीचे तरफ, ठीक है। डाइपोल अगर ऐसा है तो ये तरफ का रीजन उसका इक्वेटर का रीजन, और ये वाला एक्सिस का, मतलब चार्जेस को कट करती हुई लाइन, ठीक है, चार्जेस को कट करती हुई लाइन जो निकले वो उसकी एक्सिस है। और उस लाइन पर कहीं पर भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मतलब आप एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो। क्लियर है? अच्छा, अब अपन कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज पॉइंट ले लेता हूं मैं ये P। इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, देखो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरफ, देखो यहाँ माइनस क्यू प्लस क्यू इस तरफ दिया है, हो सकता है यहाँ माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू दिया जाए, ठीक है, या ये ऐसे ही रखा जाए, पॉइंट इस तरफ लिया जाए, कहीं पर भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमको पता है कितना होता है, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हम लेते हैं 2a, है ना। अच्छा, डाइपोल मोमेंट P होता है हमारा कितना, Q इंटू 2a, ठीक है, P की वैल्यू होती है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है वो बताओ। डाइपोल का डायरेक्शन होता है, डाइपोल मोमेंट का, माइनस से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी तुम्हारा P वेक्टर जो है वो उसका डायरेक्शन इस तरफ है। क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब ये जो पॉइंट P है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस की वजह से बनेगा, प्लस Q की वजह से भी बनेगा, माइनस Q की वजह से भी बनेगा, बराबर है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है, मान लो कि सेंटर से जो उसका डिस्टेंस है वो r है। कितना डिस्टेंस है उसका सेंटर से? r, ठीक है। हम हमेशा जो पॉइंट लेंगे वो पॉइंट डाइपोल के सेंटर से ही डिस्टेंस मेजर करेंगे उसका, ठीक है। डाइपोल के सेंटर से उसका डिस्टेंस ले लिया हमने कितना, r। क्लियर है इतना? ये सारी चीजें कंसीडर कर लिया आपने। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज एट P, ठीक है, ये निकालोगे। फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज एट P निकालोगे, बराबर है। इस पॉइंट पर एक बार प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, एक बार माइनस चार्ज की वजह से निकालोगे, दोनों का वेक्टर सम ले लोगे तो इस पॉइंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, राइट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। इस पॉइंट पर इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, दोनों का वेक्टर सम कर दो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है हमको, बराबर है। अच्छा, तो हमको इस तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट P इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस
इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे मिलेगा? तो पॉजिटिव चार्ज, देखो फॉर्मूला KQ/R होता है, राइट, KQ/R²। ठीक है, तो KQ कौन सा चार्ज है हमारा वहाँ पर? KQ/R²। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज से उसकी दूरी कितनी है? ये दूरी है उसकी। ये दूरी कैसे पता चलेगी हमको? ये तो हमको पता ही नहीं है ना। चार्ज तो Q है हमारा, KQ/R² का फॉर्मूला तो KQ/R² से ही है, तो ये R ये है ना, प्लस चार्ज से इसकी दूरी कितनी है नहीं पता, कैसे निकालेंगे? ये देखो पूरा R है ना। ये कितना है आपका? ये पूरा 2A है ना, ये वाला पूरा, ये पूरा 2A है, तो ये आधा है क्योंकि ये तो मिड पॉइंट लिया था हमने, तो ये मेरा कितना है? A है। अच्छा, अब देखो ये पूरा R है, ये पूरा R है, सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस पूरा R है, दिखा है। ठीक है, इसमें से अगर मैं A निकाल दूँ तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा क्या मेरे को? ये पूरे R में से इतना A निकाल दूँ तो ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, यानी ये डिस्टेंस मेरा कितना होगा? R माइनस A। समझ में आया? प्लस Q से P का जो डिस्टेंस है वो कितना है? R माइनस A है। तो KQ/R² मतलब जो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, राइट, यहाँ पर। तो ये डिस्टेंस चाहिए ना हमको यहाँ पर, ये R तो नहीं चाहिए। जो चार्ज का डिस्टेंस है पॉइंट से वही डिस्टेंस लेना होता है हमको, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? R माइनस A का होल स्क्वायर प्लस Q चार्ज से P कितने दूर है? R माइनस A दूरी पर है, तो KQ/डिस्टेंस का जो स्क्वायर होता है वो डिस्टेंस हमारा R माइनस A है, यहाँ पर R माइनस A का स्क्वायर। क्लियर है? पर यहाँ देखो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, यहाँ तो खाली मैंने क्या लिख दिया? वैल्यू लिखी है अभी, है ना। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्शन भी डालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वेक्टर एडिशन करना होता है। तो वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लेंगे हम? देखो, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होता है, यानी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरफ है ना। प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, माइनस Q चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किस तरफ होगा? माइनस Q का इस तरफ आएगा, राइट, है ना। माइनस Q का अपनी तरफ, नेगेटिव चार्ज का उसकी तरफ आता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा उसका डायरेक्शन कहाँ होगा? इस तरफ होगा। प्लस Q चार्ज का जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसका डायरेक्शन उससे दूर होगा। इतना तो पता है ना। तो माइनस वाले का डिस्टेंस डायरेक्शन इस तरफ, प्लस वाले का डायरेक्शन इस तरफ। अच्छा, इनको ना हम डायपोल मोमेंट के वेक्टर के डायरेक्शन में लिखेंगे, मतलब उसके फॉर्म में लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? यहाँ जो तुमको वेक्टर लगाना है, क्या करना है? इस मैग्नीट्यूड के साथ एक यूनिट वेक्टर लगा दोगे तो ये बन गया वेक्टर, है ना। तो यहाँ जो यूनिट वेक्टर लोगे ना तुम, वो कौन सा यूनिट वेक्टर लोगे? जो डायपोल का वेक्टर है, ठीक है, उसके फॉर्म में ही इसको लिख दोगे। ठीक है, तो आपका काम आसान हो जाएगा, डायपोल के साथ रिलेशन निकालना आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आपको कोई भी डायरेक्शन, देखो नॉर्मली हम ऐसे n हैट लिख देते हैं, है ना, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर वो n हैट वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखना, आपको कोई भी एक यूनिट वेक्टर ही डालना है ना। तो आपको किस डायरेक्शन में चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में क्या कोई और वेक्टर है? ये वेक्टर है क्या आपका? P वाला वेक्टर है उस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी तो इसी तरफ है, और आपका इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो भी इसी तरफ है ना। तो इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है वही यूज कर लो। अच्छा, तो इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है? P वेक्टर है आपका, है ना। तो P वेक्टर आप कैसे लिखोगे? P यूनिट वेक्टर लिखोगे। क्यों यूनिट वेक्टर लगा दिया हमने? आप P वेक्टर लिख रहे हो ना अगर, इसका मतलब आपने इसके साथ वो P डायपोल मोमेंट को भी मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया? अगर मैं ऐसा लिख देता P बार तो क्या हो जाता, मतलब समझे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में ना आप डायपोल मोमेंट को पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, मतलब आप डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों लाकर मल्टीप्लाई कर रहे हो। हमको यहाँ दोनों नहीं चाहिए, हमको खाली डायरेक्शन यूज करना है उसका। तो हम क्या यूज करेंगे? उसका यूनिट वेक्टर यूज कर लेंगे। समझ में आया? उसको हम P हेड से दिखा देंगे। अच्छा, प्लस नेगेटिव वाली वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी KQ/R। अच्छा, अब इसका डिस्टेंस कैसे लेंगे हम? नेगेटिव से इसकी दूरी कितनी है? ये पूरा डिस्टेंस कितना है हमारा? R है ना। ये पूरा R है, पूरा R है ना। ये कितना है? ये A है। तो ये पूरा कितना है? इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना, तो इतना R था और ये A था, तो दोनों का प्लस करके R प्लस A, यानी KQ/R प्लस A का होल स्क्वायर। अब कई लोग बोल रहे होंगे ये कि ये माइनस Q चार्ज है, आपने यहाँ QQ लिखा है ना। ऐसा हमने पहले भी एक बार किया था, अगर याद हो तो, पहले की एक वीडियो में भी हमने ऐसा किया है। देखो, आप यहाँ पर माइनस और प्लस Q से क्या लेना देना है पता है? डायरेक्शन का, ठीक है। माइनस और प्लस चार्ज से डायरेक्शन का लेना देना है। मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसी पे मिलेगा ना, Q पे ही मिलेगा ना। समझ में आ रहा है?
प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो जाएगा और माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो जाएगा क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। प्लस माइनस से किसका फर्क पड़ता है? डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, बराबर है। प्लस लगा दिया आपने तो डायरेक्शन अलग हो गया, नेगेटिव लगा दिया तो डायरेक्शन अलग हो गया। तो यहां पर अगर मैं नेगेटिव लगा देता तो डायरेक्शन यहीं पर मैं पहले डायरेक्शन ले लेता, राइट। तो मैं पहले ही डायरेक्शन नहीं लेना चाहता हूं, मैं डायरेक्शन किसके फॉर्म में लेना चाहता हूं? पी के फॉर्म में लेना चाहता हूं यहां भी। तो मैंने खाली मैग्नीट्यूड लिखा है अभी, और जब आप मैग्नीट्यूड लिखते हो तब आप प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते, आप सबको प्लस में ही ले लेते हो, ठीक है। यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा था, वेक्टर कौन सा लगाया मैंने? पी का। यहाँ भी मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा। अब मैं यहाँ वेक्टर लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस बार भी हमको यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, है ना। अच्छा, तो पी का यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, लेकिन इस बंदे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या इस तरफ है ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है यहाँ पर उसका डायरेक्शन इधर है, मैंने पहले ही बता दिया था। माइनस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, प्लस का उस तरफ था और पी भी उस तरफ था, तो आपने खाली पी हेट लगा दिया। लेकिन आपका माइनस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और आपका पी वेक्टर का डायरेक्शन उस तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ क्या लगाओगे? माइनस पी हेट लगाओगे। क्या लगाओगे? माइनस पी हेट। पी यूनिट वेक्टर तो लोगे लेकिन माइनस में। अब उस हिसाब से ये माइनस हो जाएगा आपका, समझ में आया? तो बात वही पड़ गई आपकी, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? बताता हूं, रुको। देखो घूम फिर के वही आ गया ना, माइनस ही लग गया ना यहाँ पर। माइनस क्यों लेते तो वही बात आ जाती, और कोई दूसरा वेक्टर का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन लगा देते, बात वही हो जाती। यहाँ पर क्या किया हमने? वेक्टर पी के हिसाब से लिया तो भी यहाँ माइनस सेट हो गया, और आप माइनस क्यू के हिसाब से जाते तो भी यही आता आपका, ठीक है। तो पर आपको माइनस के हिसाब से जाना नहीं है, आपको डायरेक्टली मैग्नीट्यूड लिखना है, और जो वेक्टर लगा रहे हो आप उसको डायरेक्शन में लो, ठीक है, उसका डायरेक्शन लो। पी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, पी वेक्टर इस तरफ, इसलिए आपने पी को पॉजिटिव में ले लिया। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, पी वेक्टर आपका उस तरफ है, तो पी के अपोजिट डायरेक्शन में हो आप, इसलिए आपने पी का माइनस वाला लगा लिया। तो ये माइनस कॉमन लेके इधर से इस तरफ ले लिया मैंने, ठीक है। अब पी को बाहर ले लो, के क्यू बाई आर ए माइनस होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर ए प्लस का होल स्क्वायर। पी वेक्टर कॉमन ले लिया बाहर मैंने, क्लियर है इतना? उसके बाद का सॉल्यूशन यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। देखो उसमें से के क्यू भी कॉमन ले लो, चलो एक स्टेप यहाँ पे और लिख लेते हैं। के क्यू भी कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो क्या आ रहा है? 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर पी यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर ले लेते हैं अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर, और नीचे दोनों देखो r माइनस ए होल स्क्वायर r प्लस ए होल स्क्वायर, तो मैं इसको r माइनस ए इंटू आर प्लस ए पूरा स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या ऐसा? चलेगा? क्या क्या समझ में आया? दोनों का स्क्वायर बाहर लेके एक ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? और के क्यू इंटू, अच्छा इसको पूरा एक्सपांड भी करना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ करना पड़ेगा। के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, इसको लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी मिटाई दो, चलो। अब ये ब्रैकेट अगर खोल देंगे अपन, इसको तो ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट खोल दिया, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस 2ar, इतना तो पता ही होगा सबको। फिर नीचे बचा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये आर स्क्वायर है, ये माइनस आर स्क्वायर कट गया, ये प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर कट गया। 2ar प्लस 2ar कितना हो गया? 4 टाइम्स
ए आर और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक चीज़ मिस करते जा रहे हैं हम हर जगह, यूनिट वेक्टर पी भी तो था कॉमन में, है ना, वो भी तो लगाना था। यहाँ भी पी हैट, यहाँ भी पी हैट, ठीक है। अच्छा, इसको देखो क्या कर सकते हैं हम, के 2 बाहर ले लेता हूँ मैं, 2 4 का 2 ले लिया तो 2 बचा, तो 2a हो गया, साथ में क्या है ना, पक्का चल रहा है पता, के क्यू, ठीक है। इस 4 का 2 बाहर लिया, एक 2 बच गया, तो 2a के साथ रहेगा ये 2a और ये हमारा r, और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, साथ में यूनिट वेक्टर p। ये q इंटू 2a क्या होता है आपका, p होता है क्या, है ना, डाइपोल मोमेंट होता है q इंटू 2a, p एक r और नीचे बचा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर p। इतना हो गया पक्का। अच्छा, अब देखो जो r है, ये जो r है, सॉरी r, ये सेंटर से जो डिस्टेंस है डाइपोल का, नॉर्मली r जो होता है वो बहुत बड़ा होता है a से, ठीक है, ऐसा ज़्यादातर केसेस में हम लेते हैं, ठीक है। तो अगर इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ठीक है, अगर आप डाइपोल के बहुत पास हो, जो r जो है आपका डिस्टेंस, वो डाइपोल का जो 2a का डिस्टेंस है, ठीक है, 2a लिखो, a लिखो, चलेगा कोई भी लिखो, r जो है वो 2a के कंपैरिजन में कम है, मतलब छोटा ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है r 2a से, ठीक है। जैसे मतलब आपका 2a है कुछ एंगस्ट्रॉम में और आपका r है नैनोमीटर्स में, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हुआ, ठीक है। तो उस केस में आप यही फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन आपका r बहुत बड़ा है, मतलब जो डिस्टेंस पॉइंट का ले रहे हो डाइपोल से जो पॉइंट का डिस्टेंस तुम ले रहे हो, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो बहुत दूर है इस साइज के कंपैरिजन में, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो उस केस में क्या होगा, आप ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ए स्क्वायर को, आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में हम ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, 2kpr बाय, ये ए स्क्वायर आपने उड़ा दिया तो अंदर बचा क्या, खाली आर स्क्वायर और ये होल स्क्वायर, तो 2kpr बाय r रेज़ टू 4 p वेक्टर, यूनिट वेक्टर p, एक एक r उड़ा दो तो कितना आएगा, 2kp बाय r क्यूब यूनिट वेक्टर p, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, ठीक है। तो ये आपको मिल गया इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से, प्लस चार्ज का भी माइनस चार्ज का भी, दोनों का मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, 2kp बाई आर क्यूब। अब एक चीज़ नोटिस की तुमने, नीचे आर क्यूब आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था हमारा, नीचे आर स्क्वायर आता था हर जगह, है ना, यहाँ पर नीचे आर क्यूब आ रहा है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना, के क्यूब बाई आर स्क्वायर आता था हर जगह, यहाँ पर के पी बाई आर क्यूब आ रहा है, मतलब नीचे आर क्यूब है। मतलब ये हुआ इसका कि नॉर्मली जो पॉइंट चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, वो आर स्क्वायर के हिसाब से डिक्रीज होता है, मतलब आर स्क्वायर आपका आर ज्यादा होगा तो डिक्रीज होता है ना, आपका आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आर जैसे जैसे बढ़ेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, ये तो पता ही है हमको, है ना। यहां देख लेते हैं अपन, आपका आर जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी कम होती है ना। कैसे होती है, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है फॉर पॉइंट चार्ज, जो हमने अब तक पढ़ा था, जिसके बारे में हमने। लेकिन इस केस में R बढ़ रहा है तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r क्यूब के प्रोपोर्शनल है, समझे। मतलब अगर आपने डिस्टेंस डबल किया, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा, है ना, ये डबल होगा यानी 1/4 टाइम्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो 2 का क्यूब यानी कि 1/8 टाइम्स हो जाएगा, यानी ये 4 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है तो ये 8 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये तेजी से डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज की वजह से है, ठीक है, जैसे डिक्रीज हो रहा है, जिस हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ता है तो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, राइट। डाइपोल के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत तेज डिक्रीज होता है, मतलब
कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है आपको 100 मीटर पर मिले पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है, 100 मीटर दूर जाकर जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डाइपोल सॉरी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से हो सकता है कि जितना 100 मीटर दूर पर डिक्रीज हुआ है, ठीक है, उससे बहुत कम डिस्टेंस पर ही डाइपोल की वजह से डिक्रीज हुआ मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, वो मेरे कहने में भी थोड़ा लोचा हो गया, मेरी ही गलती है। देखो, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है, इतने दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है ना, कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, तो इतनी दूरी पर जो वैल्यू मिलेगा डाइपोल की वजह से इतनी ही दूरी पर वो वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये कम वैल्यू है ना, ये भी कम वैल्यू है, मतलब सेम वैल्यू समझ लो, ठीक है। तो ये बहुत दूर जाकर जितना कम हुआ है ना, ये पास में ही कम हो जाएगा उतना। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? मतलब ये 100 से मान लो यहाँ 20 हुआ, तो ये 100 से ना इतने ही दूर में 20 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज होता है, क्योंकि 1/r² के हिसाब से डिक्रीज होता है, इसकी वजह से 1/r³ के हिसाब से डिक्रीज होता है। मतलब ये बहुत जल्दी डिक्रीज होता है, धड़ाधड़ डिक्रीज होता है, थोड़ा सा भी डिस्टेंस बढ़ाओगे बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 1/r³ के हिसाब से डिक्रीज करता है। ये खास ध्यान रखना कि 1/r³ के हिसाब से डिक्रीज करता है, MCQ वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है। तो दो चार्जेस जब हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से डिक्रीज होने लग गया, डाइपोल की वजह से तेजी से डिक्रीज होता है। मेरे कहने का मतलब यही था, ठीक है। तो आज के लिए टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक लेके अगले वीडियो मिलेंगे, वहाँ हम इक्वेटर पर डाइपोल की वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू अ डाइपोल निकालेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगा के पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, बाय।